गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करते हैं ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया का लास्ट स्टेप सेकंड एंड स्टेप थर्ड जो कल क्लास में रिमेनिंग रह गया था। तो आज हम इसोफेजियल अट्रेसिया एंड ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला को क्या करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पाइलोरिक स्टेनोसिस। देन एक और सब्जेक्ट आज हम स्टार्ट करेंगे, एमएसएन करेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, दोनों कंबाइन में चलेंगे। पहले हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कंप्लीट करेंगे, साथ साथ में उसके डिसऑर्डर हम स्टार्ट करेंगे कंप्लीट थ्योरी वाइज। तो आप प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिमेनिंग रह गया था टॉपिक लास्ट, उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या डील कर लिया था। ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में हमने डेफिनेशन, कोज, टाइप एंड सिम्टम कौन कौन से थे ये देख लिए थे हमने, और डायग्नोसिस देख लिया था कि डायग्नोसिस कौन कौन से डायग्नोसिस कैसे परफॉर्म करते हैं। फिर हमने मैनेजमेंट देखा था। मैनेजमेंट में हमने एयरवे क्लीन करना, न्यूमोनिया को प्रिवेंट करना, ऐसे क्या क्या नर्सिंग प्रायोरिटी होती है वो हमने देखा था। देन फिर हमने सर्जिकल प्रोसीजर को डील किया था। उसमें हमने फर्स्ट स्टेप को कंप्लीट किया था, जिसमें क्या है कि जो इसोफेजियल ट्रेसिया होता है, इसमें डिस्टेंस है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए पेशेंट, और साथ में बच्चे की जो कंडीशन है वो भी गुड होनी चाहिए। और फिस्टुला हम लाइगेट करते हैं और एंड टू एंड एनास्मोसिस करते हैं। ये हमने किस में देखा था, स्टेप फर्स्ट में देखा था। देन हम स्टेप सेकंड की बात करते हैं, जिसमें क्या है कि डिस्टेंस है वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर। अगर डिस्टेंस मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है और पेशेंट की या फिर बच्चे की जो कंडीशन है वो भी क्रिटिकल है, वो भी ठीक नहीं है, और इसलिए हम इसमें एनास्टमोसिस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो डिस्टेंस है वो मोर देन 2.5 सेंटीमीटर है, जिससे बच्चे में क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, फिस्टुला को ओनली लाइगेट कर देते हैं, प्लस गैस्ट्रोस्टोमी करते हैं, एक है स्टमक के अंदर अदर ओपनिंग बना देते हैं, जिससे क्या बच्चे को प्रॉपर फीडिंग कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहे। तो ये हम सेकंड स्टेप में परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, डिस्टेंस 2.5 से ज़्यादा होने पे और बच्चे की कंडीशन क्रिटिकल होती है, उस टाइम हम ओनली फिस्टुला लाइगेट करते हैं, प्लस गैस्ट्रोस्टोमी एक अदर ट्यूब इंसर्ट कर देते हैं। देन स्टेप थर्ड की बात करते हैं। स्टेप थर्ड में क्या है कि बच्चे की एज है वो 18 से 24 मंथ होनी चाहिए। प्लस इसमें क्या करेंगे, हमने जो गैस्ट्रोस्टोमी कर रखी थी वो तो कंटिन्यू रहेगी। हम ऑटोग्राफ्ट करते हैं, इसमें एनास्टमोसिस करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे एनास्टमोसिस करना पड़ता है। जो कहाँ से करते हैं, कोलोन साइड से करते हैं। ये हमारे 3 स्टेप हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हो गया। देन हम नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया में। तो इसमें पोस्ट एंड पोस्ट प्री ऑपरेटिव, यहाँ पे प्री ऑपरेटिव आती है एंड पोस्ट ऑपरेटिव आती है। प्री ऑपरेटिव में क्या करते हैं, हम बच्चे को एनपीओ रखते हैं, माउथ से हम बच्चे को कुछ नहीं देते हैं, जिससे क्या अगर हम माउथ से देंगे तो पहले से फिस्टुला एंड ये अट्रेसिया हो रखा है, और हमने लाइगेशन भी कर रखा है, एनास्मोसिस भी कर रखा है, तो इसलिए फीडिंग कंटेंट है या फिर ये एनास्मोसिस है, इसमें लीकेज होने लग जाता है। इसलिए हम बच्चे को एनपीओ रखते हैं, माउथ से कुछ नहीं देते। बच्चे का हम प्रॉपर इनपुट आउटपुट चार्ट मेंटेन करते हैं। देन बच्चे को आईवी फ्लूइड देते हैं, ताकि बच्चे में डिहाइड्रेशन की कंडीशन न हो। और जो हमने गैस्ट्रोस्टोमी कर रखी है, गैस्ट्रोस्टोमी यानी स्टमक में अदर ओपनिंग बना रखी है, उसको क्या करेंगे, हम प्रॉपर केयर करेंगे उसकी हाइजीनिक टेक्निक से। देन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, बच्चे को कौन सी पोजीशन देते हैं, साइड लाइन पोजीशन देते हैं, क्यों देते हैं, इसमें भी एक रेशनल होता है कि अगर हम बच्चे को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे तो बच्चा जो भी सिक्रेशंस होता है तो उसे क्या है, बच्चा निगल लेगा, वो क्या है बच्चे के एस्पिरेशन में
ज़्यादा एस्पिरेट करने का रिस्क रहता है, इसलिए बच्चे को साइड लाइन पोजिशन में रखते हैं। देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर की बात करते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव में क्या क्या हमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी होती है। यही दो सबसे मेन होता है कि इनपुट चार्ट मेंटेन करेंगे, आईवी चार्ट रखेंगे, देन एंटीबायोटिक क्यों देंगे, क्योंकि हमने फिस्टुला है वहाँ पे भी सुचरिंग किया है और ये गैस्ट्रोस्टोमी कर रखी है, तो इसमें भी कहीं इन्फेक्शन न हो जाए, इसलिए वहाँ पे उसको बच्चे को एंटीबायोटिक देते हैं और एनास्टोमोसिस लीकेज न हो ये हम असेस करते हैं कि कोई भी हमने एनास्टोमोसिस से या फिर लाइगेशन किया वहाँ पे कोई लीकेज वगैरह ना हो, ये हम असेस करते हैं। तो इसलिए हमने आज एक पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का कौन सा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल एट्रेसिया को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कंप्लीट थ्योरी वाइज क्लास प्रोवाइड की है मैंने आपको। इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, डेफिनेशन देखी थी एंड कोज देखे थे एंड सिम्टम देखे, टाइप देखे, डायग्नोज, नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सब हमने देख लिया कंप्लीट थ्योरी वाइज। तो हम नेक्स्ट क्लास में पाइलोरिक स्टेनोसिस की क्लास करेंगे, जो आप कंटिन्यू रखिए, बने रहिए क्लास के अंदर। फिर हम आज एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हमें एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। ये नेक्स्ट सेकंड टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस, जो पीडियाट्रिक का टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस पीडियाट्रिक सब्जेक्ट का ही गैस्ट्रो देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्लास पीडियाट्रिक सब्जेक्ट सेकंड टॉपिक पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या होता है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पाइलोरिक स्टमक, स्टेनोसिस यानी कि नैरोविंग हो जाना, नैरोविंग, नैरोविंग हो जाना किसका, पाइलोरिक
मसल्स का जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होती है, ओब्लिक मसल्स, सर्कुलर मसल्स, ये हमारे स्टमक में प्रेजेंट होती है। तो ये हम मीनिंग से पता चल रहा है नैरोइंग होना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इमेज से पता कर लेते हैं, क्योंकि जब हमारी इमेज क्लियर हो जाएगी ना तो डेफिनेशन सिम्टम सब क्लियर हो जाता है। और जब हमें इमेज में पाइलोरिक स्फिंक्टर का पता ही नहीं होता कि कहाँ पे है, तो उससे हमें टॉपिक क्लियर नहीं होता है प्रॉपर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ईसोफेगस, ये हमारे ईसोफेगस है, ये आगे माउथ के साथ ऐसे कनेक्ट होती है, ये ईसोफेगस। देन ईसोफेगस है, ये स्टमक के साथ कार्डियक स्फिंक्टर के द्वारा कनेक्ट होती है। कौन सा स्फिंक्टर होता है? कार्डियक स्फिंक्टर, जो ईसोफेगस को स्टमक के साथ कनेक्ट करके रखता है। देन ये आता है हमारा स्टमक, इसमें ये अपर वाला पोर्शन होता है, ये कौन सा होता है? फंडस। ये फंडस होता है, ये बॉडी होती है, बॉडी ऑफ स्टमक, बॉडी ऑफ स्टमक, ये स्टमक होता है। देन ये क्या होता है आगे? ये पाइलोरिक पार्ट होता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, जो किसको कनेक्ट करता है? ड्यूडेनम को कनेक्ट करता है स्टमक के साथ। और ड्यूडेनम किसका पार्ट है? ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो कनेक्ट करता है पाइलोरिक स्फिंक्टर के द्वारा स्टमक के साथ। तो हम यहीं से मेन प्रॉब्लम होती है, जो हमारा आज का टॉपिक है वो कौन सा है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, यानी कि स्टमक एंड ड्यूडेनम के बीच में जो कनेक्शन का काम करता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। और इसी पाइलोरिक स्फिंक्टर में क्या है? नैरोइंग या थिकनेस या हाइपरट्रोफी हो जाना, जिससे ये बच्चे में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, फीडिंग कंटेंट है वो स्टमक में ही रहेगा, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा। तो हम ये इमेज से हमें पता चल रहा है। देन हम बात करते हैं, थोड़ा और जान लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट होते हैं एंड कॉलोन के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम आता है, देन जेजुनम आता है, देन इलियम आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। देन लास्ट आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा आता है? सिक्कम आता है, जो कनेक्ट होता है किसके साथ? इलियम के साथ। इलियम किसका पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। देन सिक्कम असेंडिंग के द्वारा, असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मॉइड कोलोन एंड रेक्टम एंड एनल एंड एनस, ये लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन का पार्ट है। तो ये क्या है? ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो ये हम कंप्लीट, तो एक एक टॉपिक कंप्लीट हम कैसे कैसे स्टमक में कौन सी मसल्स, कैसे कैसे पार्ट होते हैं, ये सब तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। पर हमें इसमें थोड़ा सुपरफिशियली पता होना चाहिए ताकि हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो ये हमने इमेज देख ली। हम सेकंड हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि पाइलोरिक स्टेनोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। पाइलोरिक स्टेनोसिस इज अ डिफेक्ट ऑफ सर्कुलर मसल्स इन दिस डिसऑर्डर, यानी कि जो सर्कुलर मसल्स होती है पाइलोरिक के अंदर, स्टमक के अंदर, उसमें क्या है? थिकनिंग हो जाना, थिक हो जाना, या फिर हाइपरट्रोफी हो जाना उस मसल्स का, जिससे क्या है? स्फिंक्टर में नैरोइंग देखने को मिलती है। तो ये सबसे मेन सिंपल डेफिनेशन होगी। पाइलोरिक स्फिंक्टर का क्या है? थिक हो जाना, या फिर हाइपरट्रोफी हो जाना, या फिर नैरोइंग हो जाना, जिससे क्या है? फीडिंग कंटेंट, बच्चे में जो भी फूड पार्टिकल्स होता है वो स्टमक से आगे नहीं जा पाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जेजुनम में। तो इसलिए ये डेफिनेशन होगी। हम दिन बात करते हैं कि ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, लेकिन इन एक्वायर्ड कंडीशन में भी देखने को मिलता है। कंजेनाइटल तो है ही, बच्चों में देखने को मिलता है, पर एक्वायर्ड कंडीशन में भी देखने को मिल रहा है। तो ये कैसे देखने को मिलता है? कि एंटीबायोटिक होती है एरिथ्रोमाइसिन, इसका एक्सेसिव इनटेक करते हैं तो उसके कारण भी ये एक्वायर्ड कंडीशन में देखने को मिलती है। इन अडल्ट में देखने को मिलती है मोस्टली। देखते हैं कि पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसका हाइपरट्रोफी हो गया हो, तो ये किसके कारण होता है? एरिथ्रोमाइसिन मेडिसिन होती है ना, उसके कारण होता है। देन टर्नर सिंड्रोम, ये क्रोमोसोम 13 होता है ना, उसमें अब नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, तो जिसके कारण
ये भी इसके साथ क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये भी क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी है और ये क्या कंजेनिटल डिफेक्ट है, दोनों है तो कंजेनिटल डिफेक्ट ही, इसलिए दोनों एसोसिएटेड होते हैं, साथ में देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं सिम्टम की। पाइलोरिक स्टेनोसिस के साथ कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं बच्चे के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। बच्चे में क्या है, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी वोमिटिंग, क्योंकि पाइलोरिक स्फिंक्टर है ये क्या है, थिक हो रखा है, इसकी हाइपरट्रोफी हो रखी है, नैरोविंग हो रखी है। तो बच्चे ने जो भी पार्टिकल्स फूड लिया है वो क्या है, हमारे स्टमक के अंदर ही प्रेजेंट है, तो वो आगे की ओर मूव नहीं कर पाएगा ड्यूडेनम के अंदर, इसलिए ये कंटेंट है, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो बच्चा फोर्सफुली के साथ क्या है, वोमिटिंग करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहते हैं। और ये नॉन बिलियस होती है। बिलियस कैसे होती है कि डिडनम के अंदर क्या है, बाइल एंड एंजाइम का तीनों का क्या है, मिक्सन होता है, तो ये बिलियस इसमें आ नहीं पाएगा क्योंकि डक्ट है और इसका नैरोविंग हो रखा है, पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है, तो उसके कारण क्या है कि अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा और बिलियस वॉमिटिंग देखने को मिलेगी। देन डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। डिहाइड्रेशन देखने को कैसे मिलेगा, बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, प्रोजेक्टाइल फोर्सफुली वॉमिटिंग कर रहा है, तो जिससे क्या है, बच्चे में फ्लूइड लॉस होगा। फ्लूइड लॉस होगा तो उसके कारण क्या देखने को मिलेगा, बच्चे में डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। देन वेट लॉस भी देखने को मिलेगा बच्चे में। अब बताओ कि वेट लॉस कैसे देखने को मिलेगा, तो ये वेट लॉस इसलिए देखने को मिलेगा, एक तो बच्चे में क्या है, बार बार वोमिटिंग हुई, डिहाइड्रेशन हुआ, बच्चे में अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो उससे क्या है, न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा बच्चे को, इसलिए वेट लॉस होगा। ये देखो आप यहाँ हमारे स्टमक में फूड पार्टिकल्स आता है, उसका 20% यहाँ पे अब्जॉर्प्शन हो जाता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में फीडिंग कंटेंट फूड पार्टिकल जा ही नहीं रहा, तो कैसे अब्जॉर्प्शन होगा, इसलिए बच्चे में वेट लॉस देखने को मिलता है। देन मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैसे देखने को मिलता है, तो हमारे स्टमक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, HCl प्रेजेंट होता है। HCl प्रेजेंट होता है जो एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक होता है, इसकी पीएच लेस होती है, ठीक है। इसलिए ये जो पीएच है, ये बार बार बच्चा वोमिटिंग करेगा तो उससे क्या है, ये पीएच क्या है, एक्सक्रीट आउट होती रहेगी वोमिटिंग के साथ, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, एल्कलाइन बढ़ जाएगा नेचर, तो उस कारण मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। देन ओलिव शेप मास प्रेजेंट होता है बच्चे में एपिगैस्ट्रिक रीजन में, तो ये कैसे देखने को मिलता है, इसमें क्या है, ये लार्ज हो रखा है स्टमक, तो इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है, तो वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगी तो किधर से कहाँ से जाएगी, राइट से लेफ्ट साइड में जाएगी, यानी कि इधर से ऐसे राइट से लेफ्ट में जाएगी, ऐसे जैसे ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है, राइट से कहाँ जाएगी, लेफ्ट में जाएगी, तो उससे क्या है, बच्चे में ऑलिव शेप मास देखने को मिलेगा, इन एपिगैस्ट्रिक रीजन में देखने को मिलेगा। देन आता है कि डायग्नोसिस की बात करते हैं, हमने डेफिनेशन देखा, सिम्टम देखे, देन हम डायग्नोसिस की बात करते हैं कि बच्चे में कौन से डायग्नोसिस परफॉर्म करेंगे पाइलोरिक स्टेनोसिस को असेस करने के लिए, तो इसमें सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में कैसे पता चलेगा, बच्चा बार बार वॉमिटिंग कर रहा है, ठीक है, नॉन बिलियस और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, बच्चे का वेट असेस करेंगे, तो बच्चे का वेट कम है, ठीक है, डिहाइड्रेशन है बच्चे का अब्डोमेन असेस करेंगे तो उसमें ओलिव शेप मास एपिगैस्ट्रिक रीजन में प्रेजेंट है, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। देन हम बेरियम एक्सरे करेंगे, ये बेरियम एक्सरे करेंगे तो इसमें क्या है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन भी मानो एक तरह का क्या है, नैरोइंग हो रखी है, तो जैसे ही हम बेरियम देंगे बच्चे को तो ये आगे की ओर मूव नहीं होगा, जिससे हमें पता
चल जाएगा कि बच्चे को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है। देन हम एब्डोमिनल यूएसजी परफॉर्म करते हैं। एब्डोमिनल यूएसजी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है पाइलोरिक स्टेनोसिस का। और ये जो हम यूएसजी करते हैं एब्डोमिनल यूएसजी, ये 2 टाइप में परफॉर्म करते हैं। एक तो कॉन्ट्रास्ट देते हैं, कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं, और एक नॉन कॉन्ट्रास्ट के साथ करते हैं। तो जिसमें हम कॉन्ट्रास्ट देते हैं उसमें क्या है कि ये मसल्स है, बस ओनली क्या देखने को मिलेगी, पाइलोर ये थिक देखने को मिलेगी, बस इसमें थिकनिंग होगी। और जो ये कॉन्ट्रास्ट देंगे हम साथ में, तो उसमें मशरूम साइन प्रेजेंट होगा। उसमें क्या है, इधर मशरूम ऐसे मशरूम की तरह प्रेजेंट होगा, मशरूम साइन। तो ये हमने आज बात कर ली है किन किन की। पहले हमने इमेज देखी है कि पाइलोरिक स्टेनोसिस कहाँ प्रेजेंट होता है, और स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की एक बस ऐसे व्यू देख लिया कि ऐसे ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होता है, यहाँ कार्डियक सिस्टम होता है, यहाँ पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, ये स्टमक होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये हमने एक डायग्राम देख लिया, ठीक है। इसमें फिर हमने डेफिनेशन देखी कि डेफिनेशन क्या होती है, पाइलोरिक स्टेनोसिस है उसकी। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है कि इसमें क्या सर्कुलर मसल्स होती है ना, उसका क्या है हाइपरट्रोफी, थिकनेस हो जाना, जिससे क्या नैरोविंग हो जाएगा पाइलोरिक स्फिंक्टर। और ये कंजेनाइटल डिसऑर्डर है, और इन सम कंडीशन में क्या एक्वायर्ड भी देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सेसिव अमाउंट में क्या करें, एंटीबायोटिक्स एरिथ्रोमाइसिन का सेवन कर रहे हैं। देन एसोसिएटेड देखने को मिलता है किसके साथ, टर्नर सिंड्रोम, जो 13 क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज होती है। देन हम सिम्टम की बात की थी कि कौन कौन से सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, तो वोमिटिंग प्रेजेंट होती है, कौन सी, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग नॉन बिलियस होती है, क्योंकि इसमें बाइल प्रेजेंट नहीं होता। देन बच्चे में डिहाइड्रेशन देखने को मिलता है। डिहाइड्रेशन क्यों देखने को मिलता है, बच्चा बार बार वोमिटिंग कर रहा है इसलिए डिहाइड्रेशन होगा। और वेट लॉस देखने को मिल रहा है, बच्चा प्रॉपर क्या डाइजेशन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, बच्चे में इंटेक नहीं कर रहा, बच्चा फूड पार्टिकल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है, इसलिए बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहे, और इस कारण से वेट लॉस देखने को मिलता है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl प्रेजेंट हो तो हाईली एसिडिक होता है, और ये क्या है वोमिटिंग के साथ एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जिससे क्या है एल्कलाइन नेचर बढ़ जाता है, जिससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलता है। देन ओलिव शेप मास देखने को मिलता है, ये एपिगैस्ट्रिक रीजन में, इसमें पेरिस्टालसिस मूवमेंट है वो लेफ्ट टू राइट में जाती है। देन हमने डायग्नोसिस किया था, फिजिकल एग्जामिनेशन, बेरियम एक्सरे करते हैं, और कंफर्मेटरी डायग्नोसिस अब्डोमिनल यूएसजी करते हैं, जो 2 टाइप में करते हैं, कॉन्ट्रास्ट यूएसजी करते हैं और नॉन कॉन्ट्रास्ट करते हैं। नॉन कॉन्ट्रास्ट में पाइलोरिक स्फिंक्टर है उसका थिकनेस देखने को मिलता है, और कॉन्ट्रास्ट यूएसजी में मशरूम साइन प्रेजेंट होता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, मैनेजमेंट की बात करेंगे कि पाइलोरिक स्टेनोसिस है, इसका मैनेजमेंट क्या है। तो हम नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में हम डील करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लास को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। एंड आज एक और क्लास स्टार्ट करेंगे हम, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड मेडिकल नर्सिंग सर्जिकल क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। MSN मेडिकल नर्सिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो आप कंप्लीट इसको थ्योरी वाइज शॉर्ट में रिवाइजन कर सकते हैं और नोट्स भी बना सकते हैं। सो थैंक यू।